Hello students, how are you all? Welcome back to special series for term 1. तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नाउ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है टू डिफरेंशिएट अ लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग द मूवमेंट ऑफ डैश इज नीडेड। कहता है जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किस बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। पहला कहता है हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है नॉन स्टैटिक मूवमेंट, थर्ड ऑप्शन है इन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एंड द लास्ट वन इज मूवमेंट। देखो यहां पर अगर हम इंटरनल की बात करें तो हमारे जो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है भाई, उनके अंदर क्या होता है बेटा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लाइफ प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। वो किसको फॉलो करते हैं? वो लाइफ प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं और लाइफ प्रोसेस फॉलो करने के लिए उनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए जिसके लिए उन्हें एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की नीड होगी, जिसके लिए उन्हें एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की नीड होगी, जबकि नॉन लिविंग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहां से बेटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्लियर बात है? तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म must go on even when they are not doing। ऑप्शन 1 है हमारे पास एनीथिंग पर्टिकुलर, स्लीपिंग, मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, हाइबरनेशन। नो डाउट यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा एनीथिंग पर्टिकुलर, क्योंकि जो आपके लाइफ प्रोसेस होते हैं, जो आपके लाइफ प्रोसेस होते हैं वो कंटिन्यूअस चलते हैं, कभी ना रुकने वाले प्रोसेस होते हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तब भी वो प्रोसेस चलते रहते हैं, तो आंसर आएगा एनीथिंग पर्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व। देखो बेटा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? दीज आर सम बेसिक फंक्शंस व्हिच आर नेसेसरी टू सर्वाइव। जो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी फंक्शंस होते हैं वही क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो भाई लाइफ प्रोसेस के बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को। लाइफ प्रोसेस क्या है? ये बेटा कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, ये हमारे कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो कि नेसेसरी होते हैं टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी होते हैं। क्लियर बात है? लाइफ प्रोसेस के बारे में एक बात और बताइए, ये कंटिन्यूअस होते हैं, कभी ना रुकने वाले प्रोसेस होते हैं। क्लियर बात है? तो यहां पर पहला ऑप्शन है कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड कहता है ऑल द एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ मेटाबॉलिज्म, डिफर फ्रॉम द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो आंसर हमारा आ जाएगा भाई ए पार्ट, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कि मेंटेन करता है फंक्शंस को फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर बात है? तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं वेरियस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू। भाई जितने भी हमारे पास ये जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस होते हैं, जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस होते हैं इनका क्या काम होता है भाई? ऑप्शन दिया गया, क्या ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है? कहता है प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, रूटीन प्रोसेस, रिलीज एनर्जी। तो भाई यहाँ हमारा आंसर आएगा ये, क्योंकि जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं वो क्या करते हैं? वो प्रिवेंट करते हैं डैमेज को। वो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं डैमेज को। हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज होता है तो उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। क्लियर बात है? तो हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट, दैट इज प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। क्लियर बात है? तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं द बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो।
देखो भाई ध्यान से, जो हमारी बॉडी का साइज होता है वो ग्रो होता है, तो उसमें किस चीज की नीड होती है, किस चीज की नीड होती है, कहता है एडिशनल कार्बन बेस्ड फूड और रॉ मटेरियल इज नीडेड। सेकेंड वन कहता है नीडेड मोर एनर्जी। नेक्स्ट वन कहता है हैव टू गो थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच समटाइम इज नॉट पॉसिबल। कहता है नीड्स लोड्स ऑफ सेल फॉर्मेशन, नीड लोड्स ऑफ सेल फॉर्मेशन। देखो बेटा, यहाँ ग्रो करने के लिए सबसे पहली बात कर लेते हैं, हम लोग जितना भी फूड गेन करते हैं, हम जितना भी फूड गेन करते हैं वो सब कार्बन बेस्ड होता है, वो सब कार्बन बेस्ड होता है। क्लियर बात है भाई? तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा भाई एडिशनल कार्बन बेस्ड फूड और रॉ मटेरियल इज नीडेड टू ग्रो। क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज। देखो बेटा, जो कार्बन सोर्सेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो कार्बन सोर्सेज होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट फूड गेन करते हैं। मतलब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो फूड गेन करते हैं वो भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट फूड गेन करते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड गेन करते हैं। उन फूड आइटम्स को डाइजेस्ट करने के प्रोसेस भी डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट क्या होते हैं उनके डाइजेशन प्रोसेस भी क्या होते हैं उनके डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर अगर जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट फूड गेन करेंगे तो उनके न्यूट्रिशनल प्रोसेस भी क्या होंगे डिफरेंट हो जाएंगे। ऑप्शन में डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस है, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोइंग प्रोसेस, ग्रोइंग से तो मतलब नहीं होता यहाँ पे, डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। कहता है द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी इज क्वाइट। देखो बेटा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसी बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी फूड रिक्वायरमेंट भी क्या होती है डिफरेंट होती है। फूड रिक्वायर्ड भी क्या होती है डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से जो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जहां से एनर्जी गेन करेंगे, ऑल्सो डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट, ये भी डिफरेंट होंगे भाई। डिफरेंट वही ये वाला कह रहा है वेरीड करेंगे, बिल्कुल सही बात है, वेरी करेंगे। ठीक है ना भाई, वेरी का मतलब भी चेंज होना ही होता है। ओके, तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा भाई वेरीड करेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फूड गेन करते हैं, तो जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे वो भी वेरी करेंगे। क्लियर बात है? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। कहता ऑल एनर्जी, सॉरी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ऑल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रोकन डाउन इन द बॉडी ऑफ द कन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ऑल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रोकन डाउन इन द बॉडी एंड कन्वर्टेड इनटू, कहता है यूनिफॉर्म एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल रिएक्शन एंड डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। अब देखो हमने आपसे कहा था कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड गेन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड गेन करते हैं, और फिर यहां से जो एनर्जी निकलती है, यहां से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को यूनिफॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब खाएगा कोई कुछ भी लेकिन एनर्जी एक जैसी ही बनेगी, एनर्जी सबकी एक जैसी ही बनेगी। तो यहां हमारा आंसर आएगा भाई यूनिफॉर्म एनर्जी।
क्लियर बात है? तो इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 8. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है those reactions which are most common chemical means to breakdown of molecule. अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है. अगर मैं फोटोसिंथेसिस को लूं तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें वो ऑक्सीडाइज होता है. कार्बन यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है. लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है? रिड्यूस होता है. ऑक्सीजन क्या होता है? रिड्यूस होता है. तो यहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन लग जाएगी. क्लियर बात है? नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड इज नोन एज. भाई देखो, जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस का नाम होता है रेस्पिरेशन. उस प्रोसेस का नाम होता है रेस्पिरेशन. तो आंसर विल बी द रेस्पिरेशन. नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में. कहते हैं which statement is not correct? Which statement is not correct for single celled organism? कहते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए करेक्ट नहीं है? तो क्वेश्चन है हमारे पास नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड. तो ये बात तो सही लिखी है, क्योंकि इनके पास ऑर्गेनिज्म के पास जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनके पास कोई ऑर्गन नहीं होता है. बी कहता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्टेज में बी नीडेड. तो भाई ये भी होता है नो डाउट. तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है. कहता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ. तो ये गलत स्टेटमेंट है भाई, क्योंकि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो न्यूएस्ट नहीं है, वो तो ओल्डेस्ट है. भाई पहले क्या आए थे एक्चुअल में? पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही तो आए थे. पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आए थे. तो ये न्यूएस्ट नहीं है भाई, ये तो ओल्डेस्ट है. तो आंसर भी हमें समझ में आ गया. उसने यही तो पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है. दैट इज द सी पार्ट विल बी द रॉन्ग. क्लियर बात है? नाउ इट वाज द क्वेश्चन नंबर 11. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द रीजन फॉर सिंगल सेल डिफ्यूजन. द रीजन फॉर सिंगल सेल डिफ्यूजन इनएफिशिएंसी इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब भाई मल्टी सेलुलर में और जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें फर्क क्या होता है? देखो बेटा, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेल, जो सिंगल सेल होते हैं और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनका जो बॉडी डिजाइन होता है ना बेटा, वो सिंपलर होता है. सिंपल बॉडी डिजाइन रखते हैं. और ये रखते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन. इनके हाथ अलग होते हैं, पैर अलग होते हैं, मतलब पूरा स्ट्रक्चर इनका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है. ये स्मॉलर होते हैं साइज में, क्योंकि एक ही सेल है तो स्मॉलर होंगे ऑटोमेटिकली. ये लार्जर होते हैं साइज में, ये लार्जर होते हैं साइज में. तो भाई देखो यहां पर क्या होता है, इनके पास प्रॉपर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास अपने ऑर्गन्स होते हैं. तो ये जो हमारे पास डाइजेस्टिव फूड बचता है, जो सिंगल सेल होते हैं वो तो डिफ्यूज करते हैं. जो मल्टी सेलुलर है वो ऑर्गन के थ्रू उनको सेटल करते हैं. तो यहां पर कहता है सेल डिफ्यूजन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. जी नहीं. कहता कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसलिए मल्टी सेलुलर नहीं करते क्या? ऐसा कुछ नहीं होता भाई. बिग सेल एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, ये सही बात है. बिग सेल होते हैं और बिग साइज होता है, सॉरी, एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होता है. बिग साइज और कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन की वजह से इनके पास अपने ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू ये चीजों को एक्सक्रीट करने का काम करते हैं. सेल डिफ्यूजन रिक्वायर लॉट्स ऑफ टाइम. ऐसा कुछ नहीं होता कि वो लॉट्स ऑफ टाइम चाहे तो मल्टी सेलुलर नहीं कर पाएगा. जो सिंगल सेल कर रहा है वो मल्टी सेलुलर तो ऑटोमेटिकली कर लेगा ना. लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे ऑर्गन्स आ गए इनके पास. क्लियर बात है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन फंक्शंस दे परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ. कहते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, देखो सेल जो होते हैं ये कंबाइन हो जाते हैं मल्टी सेलुलर में और क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं. क्या बना देते हैं भाई?
मतलब जो सिंगल सेल्स होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और मल्टी सेल्ड होते हैं, उनमें यही फर्क होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल कंबाइन होते हैं और बना देते हैं टिश्यू। तो यहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मिलेंगे आपको स्पेशलाइज्ड टिश्यू। क्लियर बात है। नाउ स्टूडेंट, इट वाज द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। कहते द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन इन द बॉडी इज डन विद द हेल्प ऑफ। तो यहां पर अगेन सेम क्वेश्चन का आंसर आएगा, दैट इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू। स्पेशलाइज्ड सेल नहीं आएगा, मल्टीपल ऑर्गन नहीं आएगा, तो यहां आएगा स्पेशलाइज्ड टिश्यू। क्लियर बात है। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। कहते वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी यूज डैश फॉर एनर्जी जनरेशन। देखो भाई, एनर्जी जनरेशन के लिए एक तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं नाइट्रोजन यूज करते हैं, कार्बन नहीं करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं नो डाउट, लेकिन आगे ऑप्शन है कार्बन सोर्सेज एंड ऑक्सीजन। यस, कार्बन सोर्सेज भी यूज करते हैं फूड में और ऑक्सीजन भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब हम बी पार्ट को टिक नहीं करेंगे, हम लोग सी पार्ट टिक करेंगे। क्लियर बात है। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 15। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। कहते द प्रोसेस बाय विच ऑल द प्रोडक्ट्स डिस्कार्डेड फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज। देखो बेटा, जो हमारी बॉडी है, जो हम लोग फूड गेन करते हैं, इसमें फूड जो होता है कुछ पार्ट क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ पार्ट क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और कुछ क्या होता है, अनडाइजेस्टेड बच जाता है। क्या बच जाता है भाई, अनडाइजेस्टेड। और इस अनडाइजेस्टेड पार्ट को पूछ रहा है कि अगर हम अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, देन द प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। हम लोग यूज करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बच जाता है और वीकेंड से जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन, स्वेटिंग, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात है। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हम लोगों को यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। कहता है वी डोंट नीड एनर्जी व्हाइल नॉट डूइंग एनीथिंग। देखो भाई, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों गलत है? कहता है कि हमें एनर्जी की नीड नहीं होती जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप रात को सो जाते हैं ना, जब आपको रात को सो जाते हैं तो आपका जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। तो ये कहना तो सही नहीं होगा कि जब हम कुछ नहीं करते तो हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। हमें एनर्जी की 24/7 नीड रहती है। क्लियर बात है। तो यहां से और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वी रिलीज एनर्जी एंड फील टायर्ड व्हाइल डूइंग वेरियस एक्टिविटीज। ये सही बात है, हम लोग एनर्जी को लूज करते हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा टायर्ड फील करते हैं। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, स्टेट ऑफ द बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आवर बॉडी नीड सिंथेसाइज प्रोटीन टू लिव। ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा ए पार्ट। हम लोग का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, क्योंकि हमें एनर्जी की जो नीड होती है वो कंटिन्यूअस होती है। ठीक है। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 17। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ऑर्गेनिज्म विच यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कौन होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब देखो भाई ध्यान से, क्या ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म्स होंगे, क्या ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होंगे, क्या ये वायरस होंगे, क्या ऑटोट्रॉफ्स होंगे। देखो बेटा, जो सिंपल फूड मटेरियल गेन करते हैं वो भी किसकी फॉर्म में, CO2 एंड वाटर की फॉर्म में। पता है कौन है, ग्रीन प्लांट है ये कौन है भाई, ग्रीन प्लांट्स हैं। और वी कैन से इनको मैं ऑटोट्रोप्स भी कह सकता हूं, मैं इन्हें ऑटोट्रोप्स भी कह सकता हूं। क्लियर बात है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑटोट्रोप्स। क्लियर बात है स्टूडेंट। इट वाज द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। कहता है ऑर्गेनिज्म विच यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड। तो सेम क्वेश्चन रिपीट है ये, तो ऑटोट्रोप्स ही आंसर आ जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बायोकैटलिस्ट आर ऑल्सो नोन एज। देखो बेटा, ये जो बायोकैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट पता है कौन होते हैं, जो किसी भी
रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करता होगा। तो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को कौन करता है? कंट्रोल। ऑटोट्रोफ, हेटरोट्रोफ, एक्सक्रीटरी, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स करते हैं भाई। एंजाइम्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं डाइजेशन में। एंजाइम्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन डाइजेशन। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर बात है? तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। कहते थे हेटरोट्रोफ सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन। देखो बेटा, जितने भी आपके हेटरोट्रोफ्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ्स पर डिपेंड करते हैं। ये सब किस पर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रोफ्स पर। ठीक है भाई। ऑटोट्रोफ्स कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। हेटरोट्रोफ्स कौन होते हैं? जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो भाई ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रोफ्स के ऊपर। क्लियर बात है? इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। कहता है हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। देखो भाई, जो हेटरोट्रोफिक है उसमें कौन आएगा? देखो भाई, नो डाउट एनिमल आ जाते हैं उसमें। हेटरोट्रोफ्स होते हैं, खुद के फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। फंजाई भी आ सकता है। तो यहाँ पे प्लांट तो बिल्कुल नहीं आएगा। बैक्टीरिया और फंजाई ये भी नहीं आएगा, और फंगस ओनली ये भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा भाई हेटरोट्रोफ में एनिमल्स एंड फंजाई। दैट इज ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। कहते हैं ऑटोट्रोफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड डैश फॉर द सर्वाइवल। जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वहां पर क्या क्या नीड होती है उनको? CO2 की नीड होती है, साथ में उन्हें वाटर की नीड होती है, और आपने देखा होगा यहाँ सनलाइट भी लिखा होता है। क्लोरोफिल नहीं है तो कोई बात नहीं। तो भाई नेसेसिटी किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड सनलाइट की। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट। क्लियर बात है स्टूडेंट? ये था क्वेश्चन नंबर 23। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। कहते हैं द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज नोन एज। देखो बेटा, जितने भी ऑटोट्रोफ्स होते हैं ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस से यूज यहाँ पर अपना फूड गेन करते हैं। क्लियर बात है? तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 24। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज। तो भाई यहाँ फिर से हमारा आंसर आ जाएगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ऑटोट्रोफ्स वो सिंपलर सब्सटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। और कहां पर होता है ये प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। सॉरी, क्या प्रोसेस का नाम होता है? दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 25। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ। देखो भाई, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि जो CO2 है वो रिएक्शन करता है H2O से और बनाता है C6H12O6, और प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये एक तो क्लोरोफिल और सनलाइट, इन दोनों की प्रेजेंस में होता है। क्लियर बात है? तो हम लोग का आंसर आएगा सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। दैट इज बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। कहते हैं डैश आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। देखो बेटा, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या चीज यूज की जाती है? तो वहां यूज किए जाते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। क्लियर बात है? एंजाइम का तो काम डाइजेशन का होता है, प्रोटीन भी, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी फूड प्रिपरेशन का वर्क होता है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 27। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी
एक्ट एज इंटरनल एनर्जी रिजर्वर फॉर द प्लांट्स। देखो बेटा, एक्चुअल में जो प्लांट एनर्जी जनरेट करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, जो एनर्जी जनरेट करते हैं, अब इस एनर्जी में क्या होता है भाई, कुछ एनर्जी हमारी स्टार्च की फॉर्म में यूज हो जाती, मतलब कुछ तो इसमें से स्टार्च की फॉर्म में यूज होगी और कुछ डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाएगी, डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाएगी। तो कहता है फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्ट एज ए इंटरनल एनर्जी रिजर्व फॉर द प्लांट। तो भाई इंटरनली जो प्लांट रिजर्व करते हैं वो करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर बात है। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 28। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। कहता है ह्यूमन बॉडी स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो जो प्लांट होते हैं और ह्यूमन बॉडी होते हैं दोनों के बारे में बात करते हैं। प्लांट स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, बात की अभी, और जो एनिमल्स होते हैं वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, मतलब ग्लाइकोजन। क्लियर बात है। तो याद रखेंगे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 29। द क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इज डन बाय। देखो बेटा, जब एब्जॉर्प्शन होता है लीफ के अंदर, तो हम लोग वैसे जानते हैं कि इस काम को कौन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट को, क्लोरोफिल। तो जो सन होता है वहां से जो रेज आती हैं, और लीफ के अंदर क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होते हैं। क्या होता है भाई, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है, इस क्लोरोफिल का काम होता है यहाँ से जो सनलाइट आएगी उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्लियर बात है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। क्लियर है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। नाउ स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।